हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंटरमीडिएट इंग्लिश प्रोज फ्लेमिंगोज, जिसके अंतर्गत आज हम लोग सेकेंड लेसन पढ़ेंगे द लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज़ ऑफ स्टोलन चिल्ड्रन, जो कि एनीस जंग जी के द्वारा लिखा हुआ है। इसको उन्होंने दो भागों में बांटा है, जिसमें उन्होंने बच्चों के खोए हुए बचपन के बारे में बताया है। लेसन का नाम ही है लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत। अर्थात बच्चों का जो बचपन का जीवन है वो किसी बसंत से कम नहीं होता है। जिस प्रकार से ऋतुओं में श्रेष्ठ ऋतुराज बसंत को कहा गया है, उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में सर्वश्रेष्ठ जो समय आता है वो बचपन ही होता है। इसलिए इसमें लेसन का नाम ही रखा गया है लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत या खोया हुआ बचपन। यह कहानी दो भागों में डिवाइड है। इसमें गरीबी व शोषण के कारण अपने बचपन से वंचित हो चुके बच्चों के बारे में बताया गया है। पाठ दो भागों में पृथक किया गया है, जिसमें बताया गया है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपीज़ इन द गार्बेज, और दूसरा है आई वांट टू ड्राइव अ कार। पाठ का पहला भाग अभागे कबाड़ियों का विवरण प्रस्तुत करता है। उनमें से अधिकांश ढाका से आए हुए प्रवासी हैं जो अब सीमापुरी में बस गए हैं। कहानी का मुख्य पात्र साहिब अर्थात साहिब ए आलम है। वह एक कबाड़ी वाला है जो सदैव यहाँ वहाँ सोना पाने की लालच में व्यस्त रहता है। अर्थात कुछ कीमती चीज़ पा करके उसे बेच करके अपना पेट भरने और अपने परिवार का पेट भरने के लिए हमेशा लालच में रहता है। पाठ का दूसरा भाग मुकेश के जीवन का विवरण बताता है, जो फिरोज़ाबाद में रहने वाला है। वो चूड़ी बनाने वाले एक गरीब परिवार का बेटा है। इस क्षेत्र में बाल श्रम कानूनों का पूरी तरह से उल्लेख किया गया है। मुकेश का सपना एक मोटर मैकेनिक बनने का है। अनीस जंग ने घोर गरीबी और रीति रिवाजों का विश्लेषण करने की कोशिश की है इस पाठ में, जो इन गरीब बच्चों के शोषण का उत्तरदायी है। इस लेसन के पहले भाग का शीर्षक है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपीज़ इन अ गार्बेज। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन अ गार्बेज। पढ़ते हैं, इसको समझते हैं ध्यान से। वाई डू यू डू दिस, तुम ये काम क्यों करते हो। आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood। गाइज, हम लोग यहाँ पर हार्ड मीनिंग को भी लेके चलते चलेंगे, और आप लोग अपनी एक रफ कॉपी निकाल करके आप चाहें तो जो हार्ड वर्ड है उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं फेयर कॉपी में या रफ कॉपी में, फर्दर रीडिंग के लिए, इससे कि आप इसको आसानी से समझ सकें। तो मैं एक बार फिर शुरुआत करता हूँ। वाई डू यू डू दिस, इसको हिंदी में भी समझेंगे, इंग्लिश में भी समझेंगे। वाई डू यू डू दिस, आप यह क्यों करते हो। एक्चुअल में एनीस जंग पूछती है एक बच्चे से कि वाई डू यू डू दिस, तुम यह काम क्यों करते हो। अब वो बच्चा उत्तर देता है, नहीं, आई आस्क्ड साहेब, मैंने साहेब से पूछा, whom आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिसे मैं प्रत्येक दिन नोटिस करती थी, स्क्राउजिंग खोजते हुए, फॉर गोल्ड सोना, इन द गार्बेज डंप। यहाँ पर गार्बेज का मतलब क्या होगा। गार्बेज मीन्स होता है रबिश और वेस्ट मटेरियल, या स्पेशली डोमेस्टिक रिफ्यूज़ कर दी गई चीज़ें हैं, था इसको हिंदी में कूड़ा करकट भी कहते हैं। तो आई आस्क्ड साहेब, मैंने साहेब से पूछा, whom, जिन्हें, इनकाउंटर, मैं खोजती रहती थी या देख रही थी लगातार, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, स्क्राउजिंग खोजते हुए, स्क्राउजिंग मीन्स क्या होगा यहाँ पर, मुफ्त का सामान खोजते हुए, फॉर गोल्ड, जैसे गोल्ड, इन द गार्बेज डंप, उस कूड़ेदान में से, ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस के। तो पूरा मीन्स क्या हुआ, वाई डू यू डू दिस, आप यह काम क्यों करते हो, तुम यह काम क्यों करते हो। आई आस्क्ड साहेब, एनीस जंग कहती हैं, लेखिका कहती हैं कि आई आस्क साहेब whom आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउचिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप ऑफ माई नेबरहुड, जिसको मैं प्रत्येक दिन अपने पड़ोस के कूड़ेदान में कुछ न कुछ सुबह सुबह खोजते हुए लगातार रूप से देख रही थी। इसीलिए मैंने एक दिन पूछ ही लिया कि वाई डू यू डू दिस, आप ये काम क्यों करते हो। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब बहुत समय पहले ही अपना घर छोड़ चुका था। सेट एमिडिस्ट,
एमडिस्ट मीन्स एक प्रकार से होता है बीच में या मध्य में। ग्रीन फील्ड हरे खेतों के, ढाका ढाका के। हिज होम इज़ नॉट इवन डिस्टेंस मेमोरी, अब उसका घर उसकी यादों में भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब ने बहुत पहले अपना घर छोड़ दिया था। और ही एमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका सेट, अर्थात उसका घर ढाका में कहीं हरे भरे मैदानों में स्थित था। हिज होम इज़ नॉट इवन हिज डिस्टेंट मेमोरी, लेकिन अब उसका घर उसकी यादों में भी नहीं है, अर्थात वो घर के बारे में कुछ भी उसको याद नहीं आता है। देयर वर मैनी स्टॉर्म दैट स्विफ्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स, एक बार तेज तूफान आया था जिसमें उसका घर और उसका खेत सब नष्ट हो गया था। हिज मदर टेल्स हिम, ऐसी उसकी माँ उसको हमेशा बताती हैं। दैट्स वाई, यही कारण है। दे लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड, सोना खोजते हुए। इन अ बिग सिटी, इस बड़े शहर में। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ पर अब वो रहते हैं। कहते हैं यही कारण है कि उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था और अब यहाँ आकर के इस शहर में रहते हैं और कूड़ा करकट से कीमती चीज़ खोजते रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। ही मटर्स लुकिंग अवे, वो यहाँ वहाँ देखते हुए कहता है। जब एनीस जंग पूछती हैं कि वाई डू यू डू दिस, तुम ये काम क्यों करते हो, तो साहेब, जिसका पूरा नाम था साहेब ए आलम, वो कहता है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास इसके अतिरिक्त करने के लिए कुछ नहीं है। ही मटर्ड लुकिंग अवे, वो थोड़ा इधर उधर देख करके कहता है ये बात को। गो टू स्कूल, एनीस जंग फिर कहती हैं, लेखिका फिर कहती हैं गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। स्कूल क्यों नहीं जाते हो? आई से ग्लिबली, ग्लिबली मीन्स क्या होगा? सहज रूप से, सहज भाव से। पोलाइटली, सेड इजली और केयरलेसली, अर्थात बिना कुछ सोचे विचारे मैंने ऐसे कह दिया कि गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द वॉइस मस्ट साउंड, लेकिन तभी मुझे तुरंत एहसास हो गया था कि सलाह में कोई दम नहीं था। हॉलो मीन्स एक प्रकार से खोखली सलाह, मेरी सलाह में किसी भी प्रकार का कोई दम नहीं था। जब मैंने उसको कह दिया ये बात कि स्कूल जाया करो, तो मैंने कह तो दिया था, लेकिन इस मेरी बात में कोई दम नहीं था, क्योंकि मैं उसकी हेल्प कर ही नहीं सकती थी। मैं केवल उसको सलाह दे रही थी कि स्कूल जाया करो। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, वैन दे बिल्ड वन आई विल गो। अब देखिए, साहेब कहता है, जब लेखिका ने प्रश्न पूछा कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो, स्कूल जाया करो, यहाँ वहाँ क्यों घूमते रहते हो, तब साहेब कहता है कि देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पास पड़ोस में स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन, जब वे बनवा देंगे, आई विल गो देयर, तब मैं वहाँ पढ़ने जाऊँगा। मतलब क्या हुआ? मेरे घर के आसपास अभी कोई स्कूल नहीं है। जब मेरे घर के पड़ोस के लोग या कोई भी आसपास स्कूल बनवा देंगे, तब मैं वहाँ पढ़ने के लिए जाऊँगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है। जब लेखिका ने, एनीस जंग ने पूछा कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, तब साहिब आलम ने कहा कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ क्योंकि मेरे आसपास कोई स्कूल नहीं है। अब देखिए क्या होता है। लेखिका फिर बोलती हैं, इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, अगर मैं एक स्कूल शुरू करूँगी तो क्या तुम वहाँ पढ़ने के लिए आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंग, मैं थोड़ा मजाक कर दे बोलती हूँ, मैं थोड़े मजाक के अंदाज में उससे पूछती हूँ कि यदि मैं स्कूल शुरू करूँगी तो क्या तुम पढ़ने के लिए आओगे? यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, वो बहुत तेज़ी से मुस्कुराता है, बहुत खुश हो जाता है और खुलकर मुस्कुराते हुए कहता है कि यस, हाँ, हम पढ़ने के लिए आएंगे। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिनों के बाद मैंने उसको देखा अपनी ओर दौड़ करके आते हुए और कहता है, इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल बन गया है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, स्कूल बनने में लंबा वक्त लगता है। आई से, मैंने कहा। एम्बेरस्ड, थोड़ा सा शर्मिंदगी फील करते हुए। मैंने उसको वादा तो कर लिया था कि मैं स्कूल बनवाऊंगी तो क्या पढ़ने आओगे, लेकिन जब वो दौड़ करके आता है और मुझसे पूछता है कि क्या स्कूल बन गया है, तब मुझे थोड़ा सा एम्बेरस फील होता है।
दुख फील होता है, क्योंकि मैंने ऐसे ही मजाक में उसे कह दिया था कि मैं स्कूल बनवाऊंगी तो पढ़ने आओगे। कहते हैं ना, गरीबों के लिए तो अमीरों के शब्द ही सपने बन जाते हैं। यहाँ पर उसने एक शब्द कह दिया स्कूल के विषय में कि मैं स्कूल खुलवाऊंगी तो पढ़ने आओगे। बस उस छोटे बच्चे को क्या लगा कि अब जल्दी स्कूल खुलने वाला है और स्कूल खुलने पर मैं पढ़ने आऊँगा। इसलिए जब भी वो देखा एनीस जंग को, दौड़ करके आता है और पूछता है कि मैम क्या आपका स्कूल बन गया। लेकिन अब उनको फील होता है कि मैंने बहुत गलत प्रॉमिस कर लिया था, क्योंकि स्कूल बनवाना मेरे बस का नहीं था। इसलिए वो कह देती हैं स्कूल बनने में लंबा वक्त लगता है। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अराउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द ब्रिक वर्ल्ड। लेकिन कहते हैं कि यह वादा सिंपल सी बात है, लेकिन ये वादे उसके फीके संसार के हर कोने में भरे पड़े हुए थे। अर्थात इस प्रकार की प्रॉमिस लोग अक्सर कर लेते थे, लेकिन उनको पूरा नहीं कर पाते थे। ब्लीक मीन्स कठोर या रूखा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कहते हैं महीनों जानने के बाद, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछ लिया। आई आस्क हिम हर नेम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछ लिया। साहिब आलम ही अनाउंसेस, वो उच्चारण करता है, वो घोषणा करता है। अनाउंस मीन्स घोषणा करता है। क्या? साहिब आलम। वो अपना पूरा नाम बताता है कि मेरा नाम साहिब आलम है। ही डज़ नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वास्तव में उसको यह नहीं मालूम था कि उसके नाम का अर्थ क्या होता है। इफ़ ही नोज इट मीनिंग, अगर उसको अपने नाम का सही मीनिंग मालूम चल जाएगा, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, संसार का मालिक, संसार का देवता, ब्रह्मांड का देवता, तो ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसको इस पर बड़ी मुश्किल से विश्वास होगा। अनअवेयरिंग ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, यह न जानते हुए कि उसके नाम का क्या मतलब है। ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स, वह गलियों में अपने मित्रों के साथ घूमता रहता है। एंड आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, और उन नंगे पैरों वाले अर्थात बिना जूता चप्पल पहने हुए बच्चे, हु अपीयर्स लाइक मॉर्निंग बर्ड्स, जो कि एक सुबह की पक्षियों की तरह प्रस्तुत होते हैं, और डिसअपियर एट नून, और दोपहर होते होते गायब हो जाते हैं। अर्थात वे झुंड में आते हैं, कीमती चीज़ बिनते बिनते झुंड में आते हैं, अपने साथ एक पुराना सा थैला लिए रहते हैं, और जो भी कीमती चीज़ उनको लगती है उसको उठा करके उस थैले में रख लेते हैं, और सुबह सुबह आते हैं और बिनते बिनते पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। उसी प्रकार से जैसे सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट हमको जगा देती है और उसके बाद पता नहीं कहाँ चली जाती है। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, धीरे धीरे कहते हैं कि मैंने उन सबको जानना शुरू कर दिया, पहचानना शुरू कर दिया। वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, और इसके बाद मैंने एक से पूछ ही लिया। क्या पूछ लिया? वाई आर यू नॉट वेयरिंग चप्पल्स, तुमने चप्पलें क्यों नहीं पहन रखी हैं। आई आस्क्ड वन, मैंने एक से पूछ लिया। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, मेरी माँ ने उन्हें ताक या ताड़ के नीचे नहीं उतारा। ही आंसर्ड सिंपली, वो सिंपली उत्तर देता है, वो सिंपली उत्तर देता है और कहता है कि मेरी माँ ने शेल्फ या आलमारी से चप्पल नहीं उतारे हैं। इसलिए सेल्फ मीन्स आलमारी या टांगना, सेल्फ मीन्स टांग होता है, वैसे टांगना अर्थात जहाँ पे टांग दिए हैं, टाड़ जिसे हम लोग छत कहते हैं ना, टाड़ लगा होता है ना, उसी की बात कर रहे हैं। शेल्फ, अलमीरा या टाड़, तो वहाँ से नीचे नहीं उतारे हैं मेरे पहनने के लिए, इसलिए मैंने चप्पल नहीं पहन रखी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर देखिए क्या होता है। इवन इफ शी डिड he will throw them off at another who is wearing shoes that do not match। अब देखिए, जो एक बच्चे से पूछते हैं कि आपने चप्पल क्यों नहीं पहन रखे हैं, तो दूसरा बच्चा जो कि wearing shoes that does not match,
जो बच्चा बगल में और खड़ा था, जो कि जूते तो पहने हुए था लेकिन आपस में एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कूड़े में कहीं से उसको अलग अलग कूड़े से उनको एक एक जूता मिल गया था। उस बच्चे ने अलग अलग डिसमैच शूज़ पहन लिए थे और वो कहता है इवन इफ़, ध्यान सुनिएगा, इवन इफ़, यदि शी डिड, वो इसको दे भी देंगी तो ही विल थ्रू देम ऑफ, तो ये उनको फेंक देगा। कहता है बच्चा कि अगर इसको इसकी माँ जूते इसको दे देंगी पहनने के लिए तब पर भी पहनेगा नहीं बल्कि इसको फेंक देगा। व्हेन आई कमेंटेड ऑन इट, जब मैंने इस पर कमेंट किया तो ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, तो उसने केवल अपने पैर को सफल्स किए। सफल्स मीन्स एक प्रकार से रगड़ना होता है, ठीक है ना। सफल्स मीन्स क्या, एक प्रकार से ज़मीन पर रगड़ने से मतलब है। तो उसको वो सफल्स करता है, अपने पैर रगड़ कर चलने लगता है और सेज नथिंग, कुछ कहता नहीं है। अब धीरे से कुछ कहता भी है, कहता है आई वांट शूज़, मुझे शूज़ चाहिए। सेज अ थर्ड बॉय, तीसरा बच्चा कहता है हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ इन हिज लाइफ, जिसने आज तक एक भी जोड़ी जूता अपने जीवन में पहना नहीं था। तीसरा बच्चा कहता है कि आई वांट शूज़, मुझे जूते चाहिए, और वो ऐसा बच्चा है जिसने कभी जीवन में शूज़ पहना ही नहीं था। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बिफोर बेयरफुट, कहते हैं कि यात्रा के दौरान जब मैं देश भर में घूमते हुए मैंने देखा कि शहर और गांव के बच्चों ने, विलेज एंड सिटीज़ और विलेज के बच्चे जो रोड पर चला करते हैं वो कभी चप्पल पहना ही नहीं करते थे। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ऐसा नहीं है कि वो लैक ऑफ मनी, ऐसा नहीं कि पैसे ना होने के कारण वो जूते या चप्पल नहीं पहनते हैं, बट अ ट्रेडिशन, लेकिन उनकी एक परंपरा सी बन गई है टू स्टे बेयरफुट रहने का, नंगे पैर रहने की उनकी एक परंपरा सी चल पड़ी है। क्योंकि वन एक्सप्लेनेशन, लोग यही एक्सप्लेनेशन देते हैं जब किसी से कहा जाए कि ऐसा क्या है तो सीधा सीधा यही स्पष्टीकरण देते हैं कि उनकी परंपरा हो गई है जूता चप्पल ना पहनने की, क्योंकि उनके ग्रैंडफादर, उनके फोरफादर, उनके पेरेंट्स वो भी शूज़, सैंडल्स या स्लीपर्स नहीं पहनते हैं, जिस कारण से बच्चे भी उनका फॉलो करते हैं। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़, कि यदि यह केवल एक बहाना मात्र है टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पुअरिटी, उनकी गरीबी का, कहते हैं कि एक प्रकार से परपेचुअल स्टेट ऑफ प्योरिटी मीन्स होता है एक प्रकार से गरीबी की अस्थाई दशा। क्या, परपेचुअल स्टेट ऑफ प्योरिटी, गरीबी की एक दशा, अर्थात यह एक प्रकार से उनकी गरीबी की एक दशा की व्याख्या करने को कहा जाता है। जब कोई पूछते हैं कि स्लीपर चप्पल्स क्यों नहीं पहनते हैं तो लोग एक प्रकार से एक्सप्लेनेशन देते हैं क्योंकि वो गरीब हैं, उनके पास, उनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वो शूज़ नहीं खरीद सकते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो दिखाने के लिए कि गरीब हैं वो स्लीपर्स और सैंडल्स और शूज़ नहीं पहनते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको समझिएगा, ध्यान समझते समझते चलिएगा, आपको बहुत आसानी से सब समझ में आ जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आई रिमेंबर अ स्टोरी ए मैन फ्राम उडीपी। अब देखिए वो बताती हैं, लेखिका बताती हैं कि मुझे उडीपी इज़ अ प्लेस, मुझे एक स्थान है जिसका नाम उडीपी है, उसके बारे में बताती हैं। लेखिका कहती हैं कि आई रिमेंबर अ स्टोरी, मुझे एक कहानी याद आती है, अ मैन, एक व्यक्ति के विषय में, फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी, उडीपी से जो एक बार मुझको बताया था। अर्थात एक कहानी मुझको याद आती है, जब मैं उडीपी में थी, एक स्थान है वहाँ मुझे एक आदमी ने बताया था, एज ए यंग बॉय, जब वो छोटा लड़का था, तो ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, तो एक पुराने मंदिर के पास से होकर गुजरता था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ पर उसके पिताजी एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, वहाँ थोड़ी देर के लिए मंदिर के पास ठहर जाता था और एक जोड़ी जूते के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता था। 30 years later I visited his town and the temple, 30 साल के बाद मैं फिर से उसी टाउन में और उसी टेम्पल के पास जाती हूँ, which was now
ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, जो कि अब उजाड़ से प्रभाव में डूब चुका था। अभी तक क्या था, डेसोलेशन में था, अर्थात वो एक प्रकार से उजाड़ था, अभी भी उजाड़ था, जिस प्रकार पहले भी उजाड़ होता था आज भी एक प्रकार से उजाड़ ही है, बट इन बैकयार्ड, लेकिन उसके पिछले आंगन के बारे में बताते हैं। बट इन बैकयार्ड वेयर लिव्ड अ न्यू प्रीस्ट, जहाँ पर एक नया पुजारी रहने लगा था। देयर वेयर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर कुछ रेड और कुछ वाइट चेयर भी रखी हुई थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक बच्चा ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुए था। वेयरिंग शॉक्स एंड शूज़, जो कि जूता और मोजा भी पहने हुए था। अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड, कहते हैं कि वह हफ्ता हुआ आता है। पेंटिंग मीन्स एक प्रकार से होता है हफ्ता हुआ, मतलब एक प्रकार से बहुत परेशान, गर्मी का समय समझ लो, हफ्ते हुए स्कूल से भागते हुए आता है और आकर क्या करता है, स्कूल बैग को अपने फोल्डिंग बेड पर फेंक देता है। और लुकिंग एट द बॉय, उस बच्चे की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय, तब मुझे उस दूसरे बच्चे की प्रार्थना याद आती है। मेड टू गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़, लगता है कि उसकी ईश्वर ने सुन ली है और अब आसपास के लोगों को जूता भी मिल गया है, अर्थात उनकी मनोकामनाएं, उनकी इच्छाएं पूरी होने लगी हैं। लेट मी नेवर लॉस देम, और शायद अब वो इसे कभी खोएंगे नहीं। जो उन्होंने आसपास कोई बच्चा था या कोई उस ज़माने में 30 साल पहले बच्चा ईश्वर से प्रार्थना करता था कि मुझे एक जोड़ी जूते दे दीजिए, शायद उसकी ईश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और यही कारण है कि उसको जूता मिल गया था। और कहता है लेट मी नेवर लॉस देम, और कहता है मैं उन्हें कभी ना खोऊं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, लगता है ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली है। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, छोटे बच्चे जैसे कि पुजारी के पुत्र की तरह आज जूते पहनते हैं। बट मेनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स, रैक पिकर्स मीन्स क्या होता है, रैक पिकर मीन्स क्या होता है, वही कूड़ा करकट बिनने वाले बच्चे। रैक पिकर्स मीन्स कूड़ा करकट बिनने वाले बच्चे। तो कहते हैं रैक पिकर्स, वे कूड़ा करकट बिनने वाले दूसरे बच्चे, इन माई नेबरहुड, जो मेरे पड़ोस में रहते हैं, रिमेन शूजलेस, अभी भी वो बिना जूते के ही हैं। अर्थात जो यहाँ पर रहते हैं 30 साल पहले जो बच्चा शूज़ मांगता था और 30 साल बाद जब मैं आकर के फिर यहाँ देखती हूँ तो आज हर एक बच्चे के पास शूज़ है। स्पेशली जो प्रीस्ट का बच्चा है उसको भी शूज़ मिल गया है। लेकिन मेरे मोहल्ले में आज भी बिना जूते और बिना चप्पल पहने बच्चे घूमा करते हैं। इस बात को लेकर एनीस जंग को उस समय की याद आती है, बचपन की याद आती है जब उस उटीपी स्थान था, वहाँ एक घटना घटी थी, एक व्यक्ति ने उसको बताया था। आगे बढ़ते हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैक पिकर्स, माई एक्वेंटेंस मीन्स क्या होता है, परिचित। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैक पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी, कहते हैं कि नंगे पांव कूड़ा बीनने वालों से मेरा परिचय मुझे सीमापुरी ले जाता है। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, जो कि दिल्ली के बिल्कुल सीमा प्रांत में था। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, यद्यपि इससे मीलों दूरी पर था। तो कहते हैं नंगे पांव कूड़ा बीनने वालों ने मेरा परिचय मुझे सीमापुरी ले जाता है, और वह स्थान जो दिल्ली की सीमा प्रांत में था, देखने के तो बहुत नज़दीक था लेकिन वहाँ से काफ़ी दूर था। मेटाफिजिकली मीन्स क्या होगा, एक प्रकार से लाक्षणिक रूप से। दोज ही लिव देयर हियर और स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, कौन थे ये लोग, यहाँ रहने वाले जो गैर कानूनी स्क्वैटर मीन्स
गैर कानूनी लोग थे जो सन 1971 में बांग्लादेश से यहाँ आ गए थे। साहेब फैमिली इज एमंग देम, साहेब का परिवार भी उन्हीं में से एक था। सीमापुरी वाज देन वाइल्डनेस, सीमापुरी उस टाइम में वाइल्डनेस था। वाइल्डनेस मीन्स क्या होगा, एक प्रकार से लोग जहाँ पर कम बसते हों, हैं। सीमापुरी वह स्थान था जहाँ पर बहुत कम लोग बसते थे। वाइल्डनेस एक प्रकार से बीहड़ समझ सकते हैं, वाइल्डनेस बीहड़, जहाँ पे बहुत कम लोग बसते हैं। इट स्टिल इज़, और आज भी यह उसी प्रकार से बीहड़ ही है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन आज यह खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मिट्टी से, रूफ छत, टिन से, एंड पार्चुटिन, पार्चुटिन मीन्स होता है एक प्रकार से तिरपाल समझ सकते हैं। तो आजकल जो घर बने हैं, उन लोगों के जो घर बना रखे हैं उन लोगों ने, वो किससे घर बने हुए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मड, मड रूफ और तिरपाल से घर बने हुए हैं। और डिवाइड ऑफ सेवेज, सेवेज मीन्स, सेवेज मीन्स यस नाली या मलजल कह सकते हैं। मलजल एक प्रकार से नाली समझिए। तो दोनों तरफ नाली उतरा बह रही है और ड्रेनेज और रनिंग वाटर, और उन गंदे नालियों से पानी हर तरफ भरा हुआ है। जहाँ पर लिव 10,000 रैक पीकर्स, और जहाँ पर लगभग 10,000 रैक पीकर्स रह रहे हैं। अर्थात वो स्थान बहुत गंदा है, नाली तो बनी हुई है और मल इत्यादि इधर उधर बह रहा है, और वहाँ पर लगभग 10,000 रैक पीकर्स रहते हैं। रैक पीकर्स मीन्स कूड़े करकट बिनने वाले। दे हैव लिव्ड here for more than 30 years without an identity, without permit, but with ration card that get their name on voter list and enable them to buy grain। कहते हैं they have lived here for more than 30 years, वो यहाँ पर 30 साल से अधिक समय से रह रहे हैं। विथआउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी परिचय पत्र के, विथआउट परमिट, बिना किसी अनुमति के, बट विथ राशन कार्ड, लेकिन उनका राशन कार्ड है, दैट गेट देयर नेम ऑन वोटर लिस्ट, जिससे उनका नाम वोटर लिस्ट में भी है, एंड इनेबल टू देम टू बाई ग्रेन, जिससे कि वह अनाज खरीद सकते हैं। मतलब क्या हुआ, उनके पास वो परमानेंट सिटीजनशिप तो नहीं है वहाँ की, लेकिन तब पर भी उनके पास राशन कार्ड बन गया है, वोटर लिस्ट में नाम आ गया है, जिससे कि वो राशन ले सकते हैं। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन कहा गया है। फूड इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, भोजन अधिक महत्वपूर्ण है, फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए, दैन एन आइडेंटिटी, किसी परिचय के बजाय। अर्थात किसी परिचय पत्र के स्थान पर भोजन जिंदा रहने के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without NH, अगर दिन के अंत तक हम भोजन कर लेते हैं और बिना पेट दर्द के बिस्तर में जा सकते हैं, तो we would rather live here, तो हम यहाँ रहना पसंद करेंगे, than in the fields that gave us no grain, बजाय उस क्षेत्र के, उस खेत के जहाँ पर हमें अन्न भी पैदा नहीं होता है। अर्थात जिस देश को छोड़ करके वो इंडिया में आकर रहने लगे थे, उसके बारे में बताते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर कम से कम रैक पिकिंग करके हमें 2 वक्त की रोटी तो मिल जाती है, और बिना भूख के, पेट के दर्द के हम यहाँ पर ठीक ढंग से सो तो सकते हैं। लेकिन अगर हम बांग्लादेश में अपने खेतों में रहकर खेती कर रहे होते, तो शायद हमें 2 वक्त की रोटी भी नसीब ना होती। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन, ऐसा महिलाओं का एक समूह कहता है, टेटर्ड साड़ीज़, जो फटी पुरानी साड़ीज़ पहने हुए हैं, व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स, जब मैंने उनसे पूछा क्या आप अपने सुंदर घर जो कि हरियालियों से भरा हुआ है, जहाँ पर नदियाँ हैं, वहाँ क्यों नहीं चले जाते हैं, तब उन्होंने बताया कि वहाँ पर अब कुछ नहीं बचा हुआ है, सब कुछ नष्ट हो गया है। वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ पर उनको भोजन मिल जाता है, दे पिच देयर टेंट्स, वहीं पर अपना टेंट गाड़ लेते हैं, दैट बिकम ट्रांसिट होम, और जो उनका ट्रांसिट मीन्स अस्थाई, जो उनका ट्रांसिट होम बन जाता है। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देन, बच्चे वहीं पर बड़े होने लगते हैं, बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और आगे चल करके जीवन में हमारे साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिंदा रहने में हमारी सहायता करते हैं।
एंड सर्वाइवल इज सीमापुरी इन सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग। और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब है रैक पिकिंग करना, अर्थात टू सर्च प्रेशियस थिंग्स इन द गार्बेज डंप थ्रू द ईयर्स। सालों तक इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ अ फाइन आर्ट। कहते हैं थ्रू द ईयर्स, कहते हैं थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट। वर्षों की अवधि में उसने एक ललित कला का रूप ले लिया है। गार्बेज इज़ गोल्ड, कहते हैं कि ये गार्बेज उनके लिए सोना या धन संपत्ति की तरह है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, और यह उनकी रोज़ाना की रोजी रोटी है। रूफ ओवर देयर हेड, उनके सिर के लिए छत है। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग प्रूफ, यद्यपि यह छत टपकती हुई क्यों न हो। बट फॉर द चाइल्ड इट इज़ अ इवन मोर, इससे अधिक कुछ नहीं है। अर्थात कहते हैं भले ही यह एक टपकती हुई छत ही क्यों ना हो, किंतु एक बच्चे के लिए यह छत इससे भी कहीं ज़्यादा है। क्योंकि जिसके पास घर है उनको लगता है कि बस उनका जीवन धन्य है, क्योंकि वो बहुत बड़ी सोच नहीं रखते थे। उनको दिन भर मेहनत करने के बाद पेट भरना था और सोने के लिए कहीं न कहीं छाया होनी चाहिए थी, और उनके घर में उनको छाया मिल जाती थी और वो यहाँ वहाँ भटक करके कूड़ा करकट बिन करके अपना और अपने घर का पेट भर लेते थे। बस उनको जीना इतना ही लगता था। उनको लगता था कि जीवन जीने का उद्देश्य पूरा हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। I sometimes find a rupee, even 10 rupee one. साहेब says, साहेब कहता है कि I sometimes find a rupee, कभी कभी मुझे 1 रुपये मिल जाता है। Even a 10 rupees note, और कभी कभी 1 रुपये का 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। और his eyes lighting up, और साहेब की आँखें चमक उठती हैं। When you can find a silver coin in the heap of garbage, कहता है जब कूड़े में आपको एक चांदी का सिक्का मिल सकता है, तो you don't stop scrounging, तो आप खोजना जारी रखिए। For there is hope finding more, और अधिक पाने की आशा के साथ। अर्थात जो हम खोजबीन करने जाते हैं और हमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ मिलता रहता है, कभी 1 रुपये, कभी 10 की नोट, कभी सिल्वर कॉइन मिल जाता है, तो हमारी खोजने की उम्मीद बढ़ जाती है। It seems that for children garbage has a meaning different from what it means to their parents. इसका मतलब ये हुआ कि उन बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ उनके माता पिता के लिए जो अर्थ है उससे अलग है, भिन्न है। बच्चों के लिए यह खेल का माध्यम भी हो सकता है, लेकिन फॉर चिल्ड्रेन इट इज़ अ wrapped इन वंडर, बच्चों के लिए तो यह एक वंडर, wrapped मीन्स ढका हुआ, बच्चों के लिए तो यह एक ढका हुआ आश्चर्य है जिसको वह खोजते रहते हैं। बट फॉर द एल्डर, लेकिन बड़ों के लिए इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यह जीने का माध्यम है। बच्चों के लिए तो यह एक खेल हो सकता है, लेकिन बड़ों के लिए यह कूड़ा एक खेल का एक जीवन जीने का माध्यम बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड। सर्दी की एक सुबह मैंने साहेब को पास के खड़े एक क्लब के दरवाजे पर नज़दीक खड़े हुए देखा। वॉचिंग 2 यंग मेन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, और मैंने देखा कि वह वहाँ पर सफ़ेद वेशभूषा पहने हुए 2 युवकों को टेनिस खेलता हुआ बहुत ध्यान से देख रहा था। आई लाइक द गेम ही हम्स, वो कहता है, मन में कहता है आई लाइक द गेम, वो मन में कहता है कि आई लाइक द गेम, मुझे यह खेल पसंद है। ही हम्स, वो बड़बड़ाता है।
वह भुनभुनाता है, वह भुनभुना कर मन में कहता है धीरे से कि मुझे खेल पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और अभी भी वह खड़ा होकर देखकर बिल्कुल संतुष्ट होता है, अर्थात खेल को देख करके बिल्कुल संतुष्ट होना चाहता है। और कहता है आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ राउंड, मैं भी कभी कभी अंदर चला जाता हूँ जब आसपास कोई नहीं होता है। ही एडमिट्स, वो स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट मी यूज़ द स्विंग, और कहता है कि द्वारपाल मुझे झूले पर झूलने देता है, द्वारपाल मुझे झूला झूल लेने देता है, वो मना नहीं करता है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये छोटा सा बच्चा है, ये एनीस जंग है मान लीजिए, और ये छोटा सा बच्चा, इसका नाम क्या है? यह साहिब ए आलम, और ये लेडीज़ का क्या नाम है? एनीस जंग। ये बात कर रहा है ना इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहेब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज दैट लू, कहते हैं अब आगे बढ़ते हैं ना। तो यहाँ तक तो हो गया इतनी सारी बात, अब आगे बढ़ते हैं। साहेब टू कहते हैं साहेब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज दैट टू, कहते हैं कि दैट लुक है, ये के है ये दैट लुक। तो साहेब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज discolored shirt and short. Someone gave them to me, he says in the manner of explanation. कहते हैं ध्यान से समझिएगा। यस, साहेब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़, कहते हैं अब आज की बात है, कई दिन बीत जाने के बाद एक दिन फिर देखा गया कि साहेब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़, साहेब या साहिब आलम ने भी टेनिस खेलने वाले जूते को पहन रखा है। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, जो कि उसके रंग उड़ी हुई शर्ट और नेकर में बिल्कुल विचित्र सा लग रहा था। और समवन गेव देम टू मी, वो कहता है ही सेज टू द कुछ कट गया क्या, ही सेज इन द मैनर ही सेज इन द मैनर, वह एक मैनर में कहता है, किसी एक तरीके से ये कहता है। वो क्या कहता है कि ही सेज इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, वो किसी को बताने के ढंग से कहता है, किसी को स्पष्टीकरण देने के ढंग से कहता है कि समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे इन जूतों को दिया है। क्योंकि बिल्कुल ऑड लग रहा था, उसका नेकर दूसरे कलर का था, उसका शर्ट दूसरे कलर का था और उसका शूज़ दूसरे कलर का था, डिसमैच कर रहा था। जिसलिए वो कहता है मन में कि ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो स्पष्टीकरण देते हुए कहता है कि समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे इन जूतों को पहनने के लिए दिया है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड, फैक्ट यह था, फैक्ट क्या था, दे आर है, अच्छा ये ARE तो गलत हो रहा है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉयज़, ऐसा लगता है कि उन जूतों को किसी अमीर बच्चे ने पहनने से मना कर दिया था। और हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि जूते में से एक जूते में थोड़ा होल हो गया था, जिस कारण से शायद उस अमीर बच्चे ने शूज़ को पहनने से मना कर दिया था। और डज नॉट बोदर देम, जबकि दोनों में ऐसा नहीं था, अर्थात दोनों शूज़ में ऐसा नहीं था, दोनों शूज़ में नहीं था, होल नहीं था, फिर भी एक में था। लेकिन चूँकि अमीर लोग हैं, उनको फटे शूज़ पहनना पसंद नहीं है, जिस कारण से उन्होंने उसको छोड़ दिया होगा, तो उनके पापा ने गरीब बच्चे को देख करके उसको दे दिया होगा पहनने के लिए, ऐसा कुछ रहा होगा। फॉर वन हु हैज़ वॉक बेयर फूट, वह जो नंगे पैर चलता है, इवन शूज़ विथ अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, चाहे होल ही हो क्यों ना उस जूते में, उसके लिए स्वप्न पूरा होने जैसा है। अर्थात उस छोटे बच्चे के लिए जिसने कभी शूज़ पहने नहीं थे, छेद वाले जूते भी सपने के सच होने जैसे प्रतीत हो रहे थे। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ रीच, परंतु खेल जिसे वह इतने ध्यानपूर्वक देख रहा था, उसकी पहुंच से बाहर था।
वो इस प्रकार की गेम खेल नहीं सकता था, बट देख तो सकता था ना। दिस मॉर्निंग, नाउ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पार्ट। दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन द वे ऑन द मिल्क बूथ। आज सुबह साहेब दूध की दुकान पर जा रहा है। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कनस्टर। उसके हाथ में एक स्टील का कनस्टर लगा हुआ है, लिया हुआ है। उसने हाथ में एक स्टील का कनस्टर लिया हुआ है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। मैं सड़क के उस पार एक चाय की दुकान में काम करता हूँ। ही सेज, वह कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, थोड़ा दूरी पर संकेत करता हुआ। वो दूर इशारा करते हुए कहता है कि मैं इस सड़क पर आगे एक चाय की दुकान में काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ ऑल माई मील्स। कहते हैं मुझे 800 रुपये भी मिलते हैं और पूरे वक्त का भोजन भी मिलता है। डज़ ही लाइक द जॉब। जब लेखिका ने पूछा कि क्या उसे यह नौकरी पसंद है। आई आस्क, मैंने पूछा। हिज फेस, उसका चेहरा। आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, निस्तेज हो गया था। मैंने जब उसको देखा, उसके चेहरे की जो निश्चिंतता थी, अर्थात वो जो बिल्कुल केयर फ्री होता था, वो बेफिक्र और वो आज़ादी उसके चेहरे पर नहीं दिखाई पड़ रही थी। द स्टील कनस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग। और वो जो स्टील का कनस्टर था उसके प्लास्टिक के बैग से अधिक भारी प्रतीत हो रहा था। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जिसको वह बड़ी आसानी से बचपन में अपने कंधों पर लाद के चला करता था। आज कनस्टर बड़ा हो गया है, वो कनस्तर लेके चल रहा है, लेकिन आज उसको वह कनस्टर भारी लग रहा है। लेकिन बचपन में वो जो प्लास्टिक का बैग होता जिसमें वो कीमती चीज़ को कूड़ेदान से बिन करके भरता था, उसको हल्का लगता था। दिस बैग वाज हिज, क्योंकि वह बैग उसका था, वो बोरी उसकी थी, वो थैला उसका था, इसलिए उसको भारी नहीं लगता था। ये कनस्टर उसका नहीं है, इसलिए उसको भारी प्रतीत होता है। और उसके चेहरे की वो रौनक भी नहीं है, क्योंकि आज वह अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए, दूसरे के दुकान में काम करता था। उस समय जब बचपन में वो कूड़ा करकट बिनता था तो अपनी मर्जी से अपने अनुसार बिनता था और खुद का अपना मालिक होता था। द कनस्टर बिलोंग्स टू द मैन। वह कनस्टर उस आदमी का है। हु ओन्स द टी शॉप, जो उस चाय की दुकान का मालिक है। वह कनस्टर जो आज वो लेकर के जा रहा है उस आदमी का है जो उस चाय की दुकान का मालिक है। साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहेब अब अपना स्वयं का मालिक नहीं रहा है। तो गाइज़, ये था फर्स्ट पार्ट में, जिसमें हमने साहेब आलम के बचपन की बात जानी कि किस प्रकार से बचपन से ही उसको काफ़ी बोझ का सामना करना पड़ता है, गरीबी का सामना करना पड़ता है, शोषण का सामना करना पड़ता है, और वो किस प्रकार से लॉस्ट स्प्रिंग अपना बचपन खो देता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे आई वांट टू ड्राइव अ कार। यहाँ पर भी एक बच्चे की कहानी है जो कि फिरोज़ाबाद के एक गांव की है जहाँ पर चूड़ियाँ बनती हैं। हम लोग उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।